हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे। एलपीजी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी कि सारे कारखाने हम चलाएंगे, सारी फैक्ट्रीज हम चलाएंगे। लेकिन 1991 में उन्होंने अपनी सोच को बदली और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। जुलाई 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर इकोनॉमी को सुधारा और रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स के तीन कंपोनेंट है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। 16-17% तक इन्फ्लेशन का रेट चला गया था। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, कर्जों से डूबे हुए थे हम। हमारी जो कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिन्होंने लगभग 40 साल तक राज किया, लेकिन उन्होंने कुछ खास परफॉर्म अच्छा नहीं किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने घट गए थे कि हमारे पास पूरे एक हफ्ते का, 1 से 2 हफ्ते का बिल पे करने के लिए भी अपने अपने पास पैसा नहीं था। तो चंद्रशेखर राव की सरकार ने क्या करा था, तब लोग रिजर्व गोल्ड को इन्होंने बेचना चालू कर दिया। गोल्ड बेचना बहुत डिफिकल्ट का साइन होता है, मुसीबत का साइन होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट था, एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम थे, इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा था। इन सभी रीजन के चलते इकोनॉमी को सुधारने के लिए रिफॉर्म लाना ही पड़ा। जबकि चाइना और पाकिस्तान बहुत पहले रिफॉर्म लेके आ चुके थे, हम फिर भी बहुत ज्यादा लेट हो गए। फाइनली 1991 में रिफॉर्म्स आए और हमारी कंट्री में काफी सुधार हुआ। बेसिकली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो दो काइंड ऑफ मेजर्स के अंदर आता है। स्टेबलाइजेशन मेजर, देखो स्टेबलाइजेशन मेजर जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेजर होता है, जो बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेसेस है ना, उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ये स्टेबलाइजेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, स्टेबलाइज हो जाए बीओपी। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें, ये लॉन्ग टर्म मेजर से जो हेल्प करता है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडनेस इन वेरियस सेगमेंट इन द इकोनॉमी। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जहां पे हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं और जो पूरी इकोनॉमी को बेटर करने की बात करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में बीओपी को ठीक करने की बात करते हैं। एलपीजी तीन कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एल फॉर लिबरलाइजेशन, एंड ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस राज, परमिट, कोटा राज पहले था, उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया, जो बिना मतलब के लाइसेंस सरकार ने लगा रखे थे। अब आज की डेट में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। सिर्फ 5 ऐसे इंडस्ट्रीज है, अगर आप ये कारखाने चलाते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे हथियारों का काम अगर आप करते हो, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। कोई रोक टोक नहीं, अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपैंड करो, अपने सामान की कीमत खुद सेट करो, टैक्स रेट को कम कर दिया, अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को भी आसान कर दिया, ताकि लोग आए और कारखाने लगाएं। जितना ज्यादा देश के अंदर बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उतना ही हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आएगा, बीओपी भी ठीक हो जाएगा, हमारा रिजर्व मेंटेन हो जाएगा, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लाइसेंस को इन्होंने खत्म कर दिया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट इन्होंने रिजर्व कर रखा था उसको डी रिजर्व कर दिया। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स में इजी कर देगा, आप कैपिटल गुड्स मशीन को आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। और एक एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, उसको हटा के इन्होंने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लेके आए। बेसिकली 100 करोड़ से ऊपर की कंपनीज जो होती थी, उनको सरकार से बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे। सरकार ने यहाँ पे उन सारे परमिशन को हटा दिया, एमआरटीपी एक्ट को हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लेके आ गए। अब इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? आरबीआई का जो रोल है ना, वो चेंज हो गया। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले रेगुलेटर था, वो फैसिलिटेटर बन गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलने लगे बहुत ज्यादा, और बैंकों में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई। कई कई जगह 100%, 76% और 51% ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स कर सकते हैं बाहर कंट्री के इंडिया में। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या किया? डीवैल्यूएशन की डोमेस्टिक करेंसी की। किसके अंदर? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर 18 to 19% अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, ताकि लोगों को हमारा सामान सस्ता लगे, बाहर के लोगों को, और वो हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू कम हो गई ना, हल्का हो गया, कमजोर हो गया, ताकि बाहर से लोग आए और इंपोर्ट ज्यादा करें, वो लोग यहाँ से ज्यादा चीजें लेके जाएं और हमारे लिए सेल्स ज्यादा हो, हमारे पास डॉलर ज्यादा आए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट पहले फिक्स था, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट अब डिसाइड किया जाता है रिफॉर्म्स के बाद। टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स लेके आए। रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों को इन्होंने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या इंपैक्ट पड़ा लिबरलाइजेशन का? लिबरलाइजेशन का अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा वो पढ़ रहे हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सबसे पहले कोटा हटा दिया, जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिया। एक्सपोर्ट की ड्यूटी एग्जाम्प्ट कर दी, एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में फ्री, जितना सामान बाहर बेचोगे सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लगी। इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दिया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लाइसेंसिंग सिस्टम था इंपोर्ट का, वो भी आसानी से इन्होंने देना चालू कर दिया। लिबरलाइजेशन के बाद है प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनी प्राइवेट के हवाले कर देना, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उन
को बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, दिस इज कॉल्ड पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। और पूरी कंपनी पूरा मैनेजमेंट उठा के दे देना, जी हम तो जा रहे हैं आप सब संभालो इसको, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। और डिसइन्वेस्टमेंट जहां पे सरकार अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच देती है, उसको लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया, कुछ सरकारी कंपनीज हैं जिनके पास 51% से ज्यादा की स्टेक है किसी भी कंपनी के अंदर, वो सरकारी कंपनी बन जाती हैं। द कंपनी इन विच द शेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% उससे ज्यादा है, उसको बोलते हैं सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसको 3 कैटेगरी बना दिए ताकि इनके अंदर भी मोटिवेशन रहे। सबसे ऊपर है महारत्न, फिर है नवरत्न, फिर है मिनी रत्न। अब इनके सारे नाम याद करना बड़ा मुश्किल, तो आप ध्यान रखो मिनी रत्न के अंदर 73 कंपनीज है, आईआरसीटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये सारी की सारी मिनी रत्न है। नवरत्न के अंदर 13 कंपनी आती हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहले आता था नवरत्न में, अब वो चला गया महारत्न के अंदर। आप ज्यादा पैसे कमाओगे ना, इनकी लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट, ज्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा सेट बनाओगे तो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जाओगे। ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनी महारत्न, जैसे आईओसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये सारी की सारी जो कंपनी है ना, ये हो गया आपका महारत्न, ये नवरत्न और मिनी रत्न के 2-3 नाम याद रखना। अगर ये 11, 13, 73 नहीं याद करो तो भी चलेगा, बट बेटर है कि आप अगर हो सके तो याद कर लो, रिस्क मत लो। ग्लोबलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना। हमारे पास कुछ है, हम आपको देंगे, आपके पास कुछ है, हमें दोगे। ट्रेड बैरियर को खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। किसी भी प्रकार का बैरियर हम नहीं लगाएंगे। तो क्या क्या पॉलिसी या स्ट्रैटेजीज इसमें हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दी गई। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी जो भी थी, व्यापार की करने की जो पॉलिसी थी, वो लॉन्ग टर्म तक बनाया। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर से लोग आए हमारे कंट्री के अंदर, 5 साल में सरकार ने बोला अपने घर जाओ, तो ऐसा नहीं होना, उनको बहुत नुकसान होगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पर टैक्सेस उनके लिए कम कर दिया और कोटा भी इन्होंने हटा दिया। तो आप देखो बार बार जो 1950 तक में टैक्सेस और कोटा लगाया था, टैरिफ कोटा, वो अब हटाते चले जा रहे हैं हर सेक्टर के अंदर से। मतलब बिजनेस को आसान बना रहे हैं। अपना काम किसी और से कराना आउटसोर्सिंग है। मैं पीपीटी किसी और से बनवाता हूं, वीडियो एडिटिंग किसी और से करवाता हूं, मैं सारा काम नहीं कर सकता। मैं उन कंपनीज को, उन प्रोफेशनल्स को, उन इंडिविजुअल्स को, फर्म को हायर करता हूं अपना काम कराने के लिए, ताकि मैं अपने जो फिक्स काम है वो कर सकूं और बाकी छोटे मोटे काम किसी और से कराऊं। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और इंडिया आउटसोर्सिंग का हब बन गया है, बेसिकली कॉल सेंटर्स का, बीपीओस का। अमेरिका इंडिया को बहुत सारा काम देता है। बीपीओस खुले हुए हैं जगह जगह जगह, देखो गुड़गांव, नोएडा के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे लोग, इवन बैंगलोर के अंदर भी, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी, तो वहां पे क्या करते हैं, सारे लोग काम करते हैं। कॉल सेंटर्स बने हुए, मेजर कंपनी कॉल सेंटर जो है हमारे इंडिया में बना हुआ है। एक अच्छा खासा पैसा आता है, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर जो है वो इजी रेट पे, मतलब चीप लेबर अवेलेबल है। इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम कम रेट में काम करते हैं। अमेरिका में बहुत महंगा लेबर रेट है, तो फिर इंडिया में आके वो इंडिया के लोगों से काम कराते हैं, उनको पैसे देते हैं, ये भी खुश और उनका भी पैसा बच रहा है। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। बीपीओ बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। डब्ल्यूटीओ, ध्यान रखना क्लास, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और डब्ल्यूटीओ की बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ट्रेड को प्रमोट करता है। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ आया, जिसने एक पुराना जो था जीएटीटी, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको हटा के अब नया नाम क्या हो गया इसका, डब्ल्यूटीओ। ये कब का था, 1948। और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और 164 देश अभी डब्ल्यूटीओ के अंडर आते हैं। इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। और डब्ल्यूटीओ कहता है किसी प्रकार का रूल रेगुलेशन ऐसा मत बनाओ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो फ्रीली ना हो सके। तो डब्ल्यूटीओ ध्यान रखा है कि उसकी जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड जो है वो किसी प्रकार का बैरियर ना क्रिएट करे, आराम से ट्रेड लेन देन हो सके। इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ कोटा, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाने के लिए बोलता है अपने मेंबर कंट्री को। रूल रेगुलेशन बनाता है ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड के रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। एक फ्रेमवर्क बनाता है, दो कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो, और ये पीरियडिक रिव्यू भी करता है ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्री की। भाई मेंबर कंट्री को किसी कंट्री से दुश्मनी है तो कहीं चाइना इंडिया के प्रोडक्ट को बैन तो नहीं कर रहा, इंडिया चाइना के प्रोडक्ट को बैन तो नहीं कर रहा, तो इस बात का डब्ल्यूटीओ खास ख्याल रखती है। दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो बायलैटरल ट्रेड, दो से ज्यादा देश के बीच में ट्रेड होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। जैसे इसका एग्जांपल नाफ्ता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पे दो से ज्यादा देश के लोग इन्वॉल्व है, जहां पे दो ही लोग इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका फायदा क्या हुआ, इकोनॉमी ग्रो होने लगा, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा हमारा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी पहले फिस्कल डेफिसिट भी कम हो गया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलने लगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। घाटा क्या किया, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया, ग्रोथ प्रोसेस रूरल एरिया का देखा ही नहीं, टैक्स सिस्टम को अच्छा बनाया लेकिन फिर भी लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, कंज्यूमरिज्म को फैलाया, बिना मतलब के सामान, आज 100 सामान मार्केट में बेच रहा है बस क्योंकि बेचना है किसी भी तरीके से। उनमें से एक परफ्यूम है, बिना बात के परफ्यूम लगाना, बिना बात की 10 चीजें, ये क्रीम वो क्रीम, ये सारी चीजें, ये शैम्पू वो शैम्पू,
ये 1000 चीजें मार्केट के अंदर बेची जा रही है, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जरूरत है नहीं, लेकिन फिर बेच रहे हैं, पैसा कमाना है, ऐड कराएंगे हीरो हीरोइन से, उसको बेचना चालू कर देंगे। अनबैलेंस ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो सिर्फ इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर पे, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो अनबैलेंस है। डिमोनेटाइजेशन, इसके लिए खास ख्याल रखना, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने 500 के नोट को इलीगल, मतलब वो लीगल टेंडर से हटा दिया और नए 500,000 के नोट को लाए मार्केट में, और बड़ा ही सारा पैसा जो है बैंक में जमा करना है। मेन मोटो जो था इसका था कि करप्शन खत्म करना, पर दिक्कत क्या होगी, लाखों की लाइन जो है वो लग गई, भीड़ में लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की जान चली गई, 105 लोगों की जान, 15 लोगों की डेथ हो गई, और जितना पैसा था मार्केट में वो सारा का सारा पैसा लगभग जो है वापस आ गया, लोगों का पैसा जो है वो बैंक में जमा हो गया। कुल मिलाकर नए नोट लेने थे, पुराने नोट देने थे, इस एक्सचेंज में 105 लोगों की डेथ हो गई, और 86% पैसा था 500 और 1000 का सर्कुलेशन के अंदर, और उसका 99.3% पैसा वापस आ गया। तो एक कंप्लीट फेलियर है। एम तो बहुत अच्छा था, करप्शन खत्म करना, इलीगल एक्टिविटीज को पेनलाइज करना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी रोकना, और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। इस हद तक कुछ तो गए, पर बाकी जगह ये फेल हो गए। अब इंपैक्ट क्या हुआ इसका, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, कैश ट्रांजैक्शन घट गया, डिजिटलाइजेशन प्रमोट होने लगा, रियल एस्टेट के प्राइस घट गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा लोग सरकार का। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबको मर्ज करके सरकार ले गई वन नेशन वन टैक्स के मुद्दे पे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये बेसिकली 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हो गया। इफेक्ट का वो 1 जुलाई 2017, ध्यान रखना सीए वाले दिन ये केम इनटू इफेक्ट आया। और जो जीएसटी था वो बेसिकली जितने भी सेंट्रल स्टेट लोकल टैक्सेस थे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको सबसम कर दिया और बना दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलग अलग रेट है, कई जगह फ्री है 0% है, कुछ नेसेसिटीज है 5%, जो डीमेरिट गुड्स है उस पर 28%, और आमतौर पर जो डेली गुड्स है उस पे 12% जीएसटी लगता है। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। अगर आप एक स्टेट के अंदर से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो ये अगर विद इन स्टेट बेचते हो तो लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो लगेगा क्लास आईजीएसटी, और ये 18% टोटल है तो ये 9% लगेगा। और यूटी के अंदर बेचते हो तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, आधा पैसा सरकार रखती है और आधा पैसा स्टेट रखती है, आधा सेंट्रल आधा स्टेट। जीएसटी का फीचर क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, यानी कि सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया। मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। लेकिन वैल्यू एडिशन टैक्स है, ए ने बी को बेचा, जो टैक्स पे किया, बी ने सी को बेचा ना, तो बी ने जो टैक्स पे किया है वो सी से कलेक्शन करके माइनस कर लेगा। लाइक मैं 100 का सामान खरीद के लाया, 8 रुपए टैक्स पे किया है, या फिर मान लो 100 का सामान खरीदा, 18 का टैक्स पे किया, आगे वो उससे बेचा 150 का या 200 का, और 36 रुपए टैक्स वसूल लिया। 36 में से मैं 18 काट के सरकार को बाकी 18 पे करूंगा। मतलब कुल मिला के जीएसटी का बर्डन आखिरी कंज्यूमर के ऊपर आने वाला है, बीच में जितने भी लोग हैं सब माफ हो जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर मैं यूपी से बेच रहा हूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सामान कंजप्शन हो रहा है तो मध्य प्रदेश में टैक्स लगेगा, जो डेस्टिनेशन है वहां टैक्स लगेगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। एडवांटेज क्या हो गया जीएसटी का, टैक्स का सिस्टम बहुत सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, बिजनेस करना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, एप्लीकेशन पे आप इजीली वेबसाइट पे आप टैक्सेस जमा कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाने लगा, अलग अलग टैक्सेस अलग अलग नाम से नहीं, जो है एक ही है वही सब कुछ है, और जिससे हमारी इकोनॉमी भी काफी ग्रोथ देखने को मिला। तो आई होप थर्ड चैप्टर आपका अच्छे से रिवीजन हो गया, अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप क्विकली रिवीजन के लिए 10 मिनट्स अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना, मुझे फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।